हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो है क्लास 8 का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश, लाइट, है ना। मैंने पिछले क्लास में शायद अंतिम टॉपिक था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ चुके थे। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि अंतिम टॉपिक था समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। मैंने आप लोग देख लेंगे, शायद लास्ट टॉपिक यही है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है, आज का टॉपिक है नियमित और अनियमित परावर्तन। तो सबसे पहले नियमित और अनियमित परावर्तन को जानने से पहले हम आप सभी को फिर से एक बार दोबारा याद दिला देते हैं कि परावर्तन क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, अर्थात प्रकाश के लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप सोचिए कि सर, जब भी किसी सरफेस पर, सतह पर अगर प्रकाश पड़ता है तो हमारे चारों ओर दो तरह का सतह दिखाई पड़ता है। या तो वह सतह स्मूथ सरफेस होगा, चिकनी सतह होगा, या नहीं तो खुरदरा सतह होगा। तो दुनिया का हर एक चीज जो है कुछ न कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। तो उसी तरह से यहाँ से प्रकाश, जो भी वैसा प्रकाश किरण जो कि किसी चिकनी सतह से परावर्तित होती है, तो वह कुछ निश्चित नियमों के तहत परावर्तित होती है। तो हम कहेंगे कि जो सतह जितनी चिकनी और समतल होती है, वह उतना ही अधिक नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है। अगर मान लीजिए कि यह जो सतह है, सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस होगा, चिकना सतह होगा, तो प्रकाश का परावर्तन जो है नियमित रूप से होगा। प्रकाश का परावर्तन जो है एक निश्चित नियमों के तहत होगा। तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और इसके विपरीत अगर हम अनियमित परावर्तन का बात करें तो अनियमित परावर्तन जो होता है खुरदरा सतह पर होता है। वैसा सतह जो उबड़ खाबड़ हो, रूखड़ी सतह हो, जब उन पर प्रकाश किरण पड़ती है, खुरदरी या रूखड़ी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो वह निश्चित नियमों का पालन नहीं करता है और वैसे उस स्थिति में प्रकाश का परावर्तन अनियमित तरीके से होने लगता है। तो वैसे परावर्तन को ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में अगर जो है हम किसी भी वस्तु को, अनियमित परावर्तन के कारण जो है वस्तुओं को हम सभी दिशाओं से देख सकते हैं। वस्तु को अनियमित परावर्तन में किसी भी दिशा से आप देख सकते हैं, क्योंकि आँख की स्थिति जो होती है, कोई भी हो, कुछ न कुछ प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता ही है और हम उस वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो आपने जाना कि नियमित और अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन कहेंगे कि नियमित परावर्तन में कहेंगे कि जो सतह जितनी ही चिकनी और समतल होती है, वह उतना ही अधिक नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है। तो उस सतह पर जो भी प्रकाश का परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। और इसके अलावा कहेंगे खुरदरी सतह की अनियमितता के कारण, खुरदरी सतह जो है उसके अनियमितता के कारण उस पर आती प्रकाश की किरणों का परावर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है और इसे ही अनियमित
परावर्तन कहा जाता है। हम अनियमित परावर्तन को विस्तृत परावर्तन भी कहते हैं। अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम है विस्तृत परावर्तन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम क्या है, तो कहेंगे अनियमित परावर्तन का दूसरा नाम विस्तृत परावर्तन होता है। आपसे विस्तृत परावर्तन पूछे या अनियमित परावर्तन पूछे, दोनों जो है सेम है, तो दोनों में एक ही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक है कि हम सभी जानेंगे कि सर दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। अगर दो समतल दर्पण है तो उस दो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है किस तरह से बनता है, इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। दो समतल दर्पणों में बने प्रतिबिंब। मान लीजिए कि यदि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई भी दो समांतर, अगर समांतर कहने का अर्थ है एक दूसरे के बीच अगर दो समतल दर्पण है, रचित कर दिए, दो समांतर अगर समतल दर्पण के बीच किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लीजिए यह क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, यह क्या है आपका प्लेन मिरर है ना, ये भी आपका क्या है प्लेन मिरर है ना। इसका हिंदी नाम होता है समतल दर्पण। ये भी क्या है आपका समतल दर्पण। और इसके बीच कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट कोई कैंडल ही लेते हैं, है ना, तो यह क्या है एक ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। तो कहता है यदि दो समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु स्थित हो तो उन दर्पणों में उसके अनगिनत, दैट मीन्स बहुत सारे प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब को आप जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी यदि दो समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आप कहेंगे कि किसी दो समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु का अनगिनत प्रतिबिंब तथा आभासी बनता है, दैट मीन्स काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चूंकि ये जो प्रतिबिंब है ये दर्पण के प्रतिबिंब जो है एक दूसरे से पीछे बनते हैं। इसका जो इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रतिबिंब बनेगा ये प्लेन मिरर के पीछे बनता है, और दूर वाले जो भी दूर वाला प्रतिबिंब होगा, दूर वाला प्रतिबिंब धुंधला होता जाता है, दूर वाला प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है, इसलिए अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई नहीं देते। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ठीक है आपने कहा कि दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का अनगिनत प्रतिबिंब बनता है, तो अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, तो आप कहेंगे कि किसी दो समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु का अनगिनत प्रतिबिंब बनता है, किंतु अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दूर वाले प्रतिबिंब जो है धुंधले होते जाते हैं, इसलिए अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि नाई की दुकान पर आप जाते हैं, नाई की दुकान जहां आप बाल कटवाने
दाढ़ी बनवाने ये सभी जाते हैं, तो उसे नाई की दुकान को सैलून भी कहते हैं, है ना, हजाम भी कहते हैं। तो या किसी होटल में लगे लगभग समांतर दर्पणों में कोई व्यक्ति अपने कई प्रतिबिंब देख सकता है। अगर आप इस तरह का कोई होटल जाएं या किसी नाई की दुकान या सैलून जाएं तो आप देखेंगे कि आपका प्रतिबिंब जो है मिरर पे बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वहाँ जो भी घटना है यही घटना आपको दिखाई पड़ता है। कहता है कि दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब की संख्या हम ये भी निकाल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का कितना प्रतिबिंब उस दर्पण पर बनता है। तो बोलेंगे कि दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच, ये जो दर्पण का बीच का जो एंगल है कोण पर निर्भर करता है। दो दर्पणों के बीच का कोण जितना अधिक होता है प्रतिबिंब की संख्या उतना ही कम होती है। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी दो दर्पणों के बीच का कोण अधिक होने से प्रतिबिंब की संख्या डैश होती है, अगर एंगल का मान ज़्यादा होगा तो प्रतिबिंब की संख्या कम होगी, अगर प्रतिबिंब की संख्या अधिक होगी तो एंगल डेट मीन्स कोण का वैल्यू जो है, मान जो है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जस्ट अपोजिट होता है, कोण का मान बढ़ने से प्रतिबिंब की संख्या कम होती है और कोण का मान कम होने से प्रतिबिंब की संख्या अधिक होती है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि किसी दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इसे मिटाते हैं। जानते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में, दो समतल दर्पण के बीच रखी किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है, तो इसे एक फार्मूला के द्वारा फाइंड करेंगे। मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि दर्पणों के बीच का कोण जो है, दर्पणों के बीच का कोण घटाकर 60 डिग्री करने पर, कितना डिग्री करने पर, 60 डिग्री करने पर जो है मोमबत्ती के 5 प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। करने पर मोमबत्ती के 5 प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। दर्पणों के बीच का कोण अगर घटाकर 60 डिग्री कर दिया जाए तो मोमबत्ती क्या है, वस्तु है, तो उस वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनता है, 5 प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। और आप भी बता सकते हैं कि सर कैसे 5 प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, हम किस तरह से पता करेंगे कि दर्पण के बीच जो है किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए आइए एक फॉर्मूला देते हैं कि अगर मान लिया जाए कि यदि दर्पण के बीच का कोण थीटा हो, इस बात को ध्यान देंगे कि मान लेते हैं यदि दर्पण के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। कोण को थीटा से दर्शाया जाता है ना। कोण थीटा हो तो दिखाई पड़ने वाले प्रतिबिंब की संख्या मान लेते हैं n हो, कितना हो, n हो।
हमने मान लिया कि यदि दर्पण के बीच का कोण थीटा हो तथा जिस भी वस्तु का जो भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है उस प्रतिबिंब की संख्या को n मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? n। तो एक फॉर्मूला है, यदि मान लीजिए यदि क्या हो 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना हो? सम संख्या हो। सम संख्या डेट मीन्स कैसा? इवन नंबर हो। कैसा नंबर हो? इवन नंबर हो। तो एक फॉर्मूला है n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमने फॉर्मूला दिया कि यदि 360 डिग्री 360 डिग्री बाय थीटा का मान कितना हो? सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो हम एक फॉर्मूला, तो उस दर्पण में किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा हम इस फॉर्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है n बराबर 360 डिग्री बाय थीटा -1। n क्या है? नंबर ऑफ इमेज है ना, प्रतिबिंब की संख्या। इससे पता चलेगा कि कितना प्रतिबिंब है। थीटा कितना है? दो दर्पणों के बीच का कोण है ना, ये थीटा है। तो इसको वैल्यू बिठा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना दर्पण है, प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए चलिए इस पर एक सवाल लेते हैं। अगर हमारा सवाल होगा इसी फार्मूला को रहने देते हैं। फार्मूला पे एक अगर क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए तब आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा प्रश्न है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 60 डिग्री हो, 60 डिग्री हो तो यदि आपका क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताए। तो मैंने बताया था कि अगर फॉर्मूला लगाएंगे 360 डिग्री बाय थीटा, अगर उसे डिवाइड करके अगर इवन नंबर आता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए हमारा बात था अगर इवन नंबर हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि हमारा क्या हो? विषम संख्या हो, यदि 360 बाय थीटा का मान कितना हो? विषम संख्या हो, दैट मीन्स ऑड नंबर हो, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ऑड हो तो n बराबर 360 बाय थीटा। तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए यदि 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं कि (360 डिग्री बाई थीटा), थीटा का वैल्यू दिया गया है कितना डिग्री? 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू पुटअप किए 60 डिग्री। 10 6 बार में 36, तो हमारा आ रहा है 6। कितना आ गया? 6। अब बताइए यह 6 कैसा संख्या है?
सम संख्या है। और हमने बताया अगर सम संख्या हो तो हम किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, n बराबर 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो चलिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं। 9 अब जो है कितना, 3n बराबर, n प्रतिबिंब की संख्या है, 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो इसका वैल्यू आया 6, तो 6 इस समुच्चा का और माइनस 1 तो कितना आ गया 5। तो अगर दो दर्पण के बीच का कोण थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा तो उस दर्पण पर प्रतिबिंब की कुल संख्या 5 होगा। प्रतिबिंब की कुल संख्या 5 होगा। चलिए एक और देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन थीटा का मान 72 डिग्री हो, अगर हमारा थीटा का मान कोण का वैल्यू कितना डिग्री हो, 72 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की संख्या उस दर्पण पर कितनी होगी इसे बताना है। तो सेम फार्मूला है 360 डिग्री बाय थीटा और हमारा थीटा का वैल्यू कितना है 300, एक मिनट, है 360 डिग्री, थीटा का मान 72 डिग्री। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में आता है, तो ये हो गया 5 कैसी संख्या है, इवन या ऑड, तो ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। और हमने बताया था कि अगर विषम संख्या हो तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है कि n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा। तो इसका वैल्यू 360 डिग्री बटे थीटा का मान आपने कितना निकाला 5। तो इन दर्पण पर वस्तु का कुल प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की कुल संख्या कितनी होगी 5 होती है। अगर सम संख्या आता, इवन नंबर आता ये, तो हम फॉर्मूला -1 करते। अगर मेरा ऑड नंबर है तो क्या -1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर 360 डिग्री बाय थीटा, है ना। तो इसका वैल्यू आया 5। तो इस दर्पण अगर थीटा का मान 72 डिग्री हो, 72 डिग्री हो, तो प्रतिबिंब की कुल संख्या 5 होगी। उस दर्पण पर प्रतिबिंब की कुल संख्या 5 होती है। अगर मान लीजिए एक आपसे पूछा जाए, नोट करके लिखेंगे, यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हो, नोट में यदि दोनों दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो आप बताइए थीटा का मान कितना होगा। अगर दोनों पैरेलल होगा तो कोई एंगल नहीं बनेगा, समांतर हो तो थीटा का वैल्यू
0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। और अगर ऐसा कंडीशन होगा तो जो है फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिग्री बाय थीटा, है ना। अगर थीटा का वैल्यू 360 डिग्री बटे थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो यह जो है आपका इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनेगा, अनंत, है ना। तो इसे अनंत कहते हैं, अनंत या अनगिनत, जिसका सिंबल ये होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि ये 0 कट जाएगा और इसका 36 हो जाएगा, नहीं। जब भी किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका इन्फिनिटी वैल्यू आता है, अनंत मान हो सकते, बहुत सारे मान हो सकते हैं। तो इसलिए 360 डिग्री को 0 डिग्री से डिवाइड करने पर अनंत मान आता है। अनगिनत का अर्थ है कि बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, जिसका सिंबल इस तरह से सोया हुआ 8 की तरह होता है, और इसे अनंत या अनगिनत कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो समतल दर्पण में किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब कब बनता है, बोलेंगे दो समतल दर्पणों के बीच किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब तभी बनेंगे जब थीटा का मान 0 डिग्री होता है। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब समतल दर्पण में किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। तो आपने सीखा कि किस तरह से दर्पण, दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को अगर रखते हैं तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, और उसकी उन प्रतिबिंब की संख्याओं को हम काउंट भी कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो चलिए आइए अब जानते हैं समतल दर्पण का कुछ उपयोग, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर के उपयोग को जानेंगे। तो आइए जानते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। समतल दर्पण के कुछ उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग जो है आईने के अलावा जो है विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे परिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी, इन सभी में भी किया जाता है। तो जानेंगे कि परिदर्शी क्या होता है, बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है। तो इसे लिखेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग आईने के अलावा विभिन्न प्रकार के यंत्र जैसे परिदर्शी, जिसका इंग्लिश होता है पेरिस्कोप, और बहुमूर्तिदर्शी, बहुमूर्तिदर्शी जिसका इंग्लिश होता है कैलिडोस्कोप में होता है। तो हमने जाना कि समतल दर्पण का उपयोग जो है आईने के अलावा विभिन्न प्रकार का यंत्र जैसे
परिदर्शी, जिसका इंग्लिश पेरिस्कोप, और कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप में होता है, बहुमूर्तिदर्शी में होता है। तो हम जानेंगे कि परिदर्शी क्या होता है और बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कहता है, आइए सबसे पहले हम परिदर्शी के बारे में बात करते हैं। आखिर परिदर्शी है क्या, पेरिस्कोप क्या है, इसका यूज जो है किस प्रकार से किया जाता है। पेरिस्कोप। परिदर्शी का उपयोग जो है रुकावटों के आगे की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। परिदर्शी का उपयोग जो है रुकावटों के आगे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें तो युद्ध के मैदान में चलने वाले जो टैंक होते हैं, युद्ध के मैदान में चलने वाले टैंक के अंदर से ही परिदर्शी की सहायता से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा जा सकता है। दैट मीन्स इसे युद्ध क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार समुद्र की गहराई में जो स्थित पनडुब्बी होते हैं, पनडुब्बी का कप्तान परिदर्शी द्वारा समुद्र की सतह पर दुश्मन के जहाज आदि पर नजर रख सकते हैं। तो आपने जाना कि परिदर्शी का उपयोग जो है किस तरह से, इसका आपकी किताब में इसका बनावट भी है, इसे आप लोग जो है घर पर पढ़ लेंगे। चित्र भी दिया गया है, ये पेज नंबर है, आपका पेज नंबर है 204। 204 में ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के इसका क्रियाविधि को भी पढ़ लेना है तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो कहता परिदर्शी क्या है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज पेरिस्कोप, परिदर्शी क्या है, तो आप कहेंगे कि परिदर्शी का उपयोग जो है रुकावटों के आगे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। जैसे खासकर इसका उपयोग जो है युद्ध के मैदान में चलने वाले टैंक के अंदर से ही परिदर्शी की सहायता से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा जा सकता है। और भी है कि इसी प्रकार समुद्र की गहराई में जो भी स्थित पनडुब्बी जहाज होते हैं, उसका कप्तान जो है परिदर्शी द्वारा समुद्र की सतह पर दुश्मन के जहाज आदि पर नज़र रखने में परिदर्शी का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में ये परिदर्शी का काफ़ी जो है उपयोग है। तो उसके बाद हम देखते हैं बहुमूर्तिदर्शी क्या है। बहुमूर्तिदर्शी जो है यह 3 आयताकार समतल दर्पण, लिख लेते हैं बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी है ना। कैलिडोस्कोप, ये कैलिडोस्कोप जो है बहुमूर्तिदर्शी जो है, बहुमूर्तिदर्शी का जब आप बनावट देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो बहुमूर्तिदर्शी है, बहुमूर्तिदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण जो है एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई आकृति में जुड़े रहते हैं। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक आकृति से जुड़ा होता है या आयताकार होता है। इन्हें गत्ते या धातु की एक बेलनाकार ट्यूब में रखा जाता है। इसे जो रखते हैं है ना, धातु या गत्ते की एक बेलनाकार ट्यूब में रखा जाता है।
ट्यूब का एक सिरा एक चकती से बंद रहता है जिसमें एक गोल छेद बना होता है। ट्यूब के दूसरे सिरे पर दर्पणों से सटा समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट होती है। इस प्लेट पर रंग बिरंगे कांच के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए होते हैं। ट्यूब का यह सिरा घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद रहता है। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए कि रंगीन जो टुकड़ा था छोटा छोटा कांच का, वह जो है इधर से उधर पर्याप्त आसानी से कर सके, ऐसी व्यवस्थाएं रहती है। घिसे कांच से ढकी हुई नली के सिरों को प्रकाश की ओर करके दूसरी ओर चकती की छेद से देखते हुए नली को घुमाने से, जब नली को इस तरह से घुमाएंगे तो नया नया डिजाइन आपको देखने के लिए मिलता है। तो सिर्फ इतना ही बहुमूर्तिदर्शी के बारे में जानेंगे। इसका विस्तृत क्लास जो है अगले क्लास में है ना, अगले चैप्टर में इसका पूरा डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो अब जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है ना, जानेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जानने से पहले सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म जो है क्या है। प्रिज्म जो है यह किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रिज्म कहेंगे किसी कोण पर झुके किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का आप रियल में शेप देखेंगे तो प्रिज्म का शेप जो है इस तरह से रहता है ना। प्रिज्म का अगर फोटो बनाए तो देखेंगे प्रिज्म का, चूँकि ये 3D में है, प्लेन पेपर पर बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसे बनाते हैं। इस तरह से प्रिज्म का आकृति होता है ना। ये आपका बन गया प्रिज्म। आप कुछ भी नाम दे दीजिए, A B C कुछ भी, A डैश B डैश C डैश, है ना। तो ये जो है आपका बन गया प्रिज्म। प्रिज्म का इस तरह से ही बनावट होता है। तो इसलिए मैंने कहा किसी प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म का चित्र है।
ये प्रिज्म का चित्र है, इसे प्रिज्म कहा जाता है। और पूछे आपसे कोई कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होती है, तो आप कहेंगे प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है। चलिए आइए देखते हैं कैसे 5 सतह गिनेंगे। 1 2 3 4 और 5। कितना सतह होता है? 1 2 3 4 और 5। तो आपने देखा कि प्रिज्म में जो है कुल कितने सतह होती है? 5 सतह। बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा भी गया है कि प्रिज्म में जो है कुल कितने सतह होती है, तो प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है। तो आपने जाना कि प्रिज्म जो है किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं, और प्रिज्म के कुल 5 सतहें होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में है ना। तो मैंने आज जहाँ तक प्रिज्म तक आप सबों को पढ़ाया, प्रिज्म तक का क्वेश्चन आंसर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और जो है इसे फेयर करके अच्छे हैंडराइटिंग में इसे कल 7 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी को सेंड करना है। फेयर अच्छे राइटिंग में करेंगे, और आप लोग फेयर करने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा याद भी करना शुरू कर दें। तो आप अपना होमवर्क समझ गए। होमवर्क क्या है? मैंने जितना पढ़ाया इसका क्वेश्चन आंसर PDF दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप उसे डाउनलोड कर लेंगे और उसका फेयर करके कल 7 बजे से पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी बच्चों को भेजना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।